गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो पहला पिलर था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। तो उसमें हम लोगों ने 3 टाइप के रिसर्च पढ़े थे। एक पढ़ा था प्योर फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, दूसरा था आपका एक्शन रिसर्च और एक था आपका बिहेवियरल रिसर्च। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कि सबसे पहला आपका है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या हम इसको वर्णनात्मक सांख्यिकी भी कह सकते हैं, या वर्णनात्मक अनुसंधान भी कह सकते हैं, या वर्णनात्मक शोध भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान के प्रकार, जिसमें आपका फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो आपका है वो प्रेजेंट से रिलेटेड रिसर्चेस करता है, यानी ये इस बात का उत्तर देता है कि वर्तमान में क्या है, क्या चल रहा है, व्हाट इज। यानी अगर हम बात करें तो क्या है, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिस्क्राइब्स एंड इंटरप्रेट्स व्हाट इज। यह वर्तमान में क्या है की व्याख्या एवं विवेचना करता है। यह अनुसंधान क्या है का वर्णन व व्याख्या प्रस्तुत करके किसी घटनाक्रम की वर्तमान स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता है। जैसे कोई इवेंट है, जैसे कोई फेनामेना है, उसका जो क्या करता है, ये इंटरप्रिटेशन करता है, उसका डिस्क्रिप्शन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही, जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, वो ये उस इवेंट के प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में बताता है। यानी कि इट इज कंसर्न्ड विद कंडीशंस और रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट, ओपिनियंस दैट आर हेल्ड, प्रोसेस दैट आर गोइंग ऑन, इफेक्ट्स दैट आर एविडेंट और ट्रेंड्स दैट आर डेवलपिंग। यानी क्या है, इसके अंतर्गत विद्यमान दशाओं व संबंधों, चल रही प्रक्रियाओं, बनाए गए मतों, रायों, विचारों, अपनाए जा रहे दृष्टिकोणों, पड़ रहे प्रभावों अथवा विकसित हो रही प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें किन किन चीज़ों के आंसर देता है, जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस हैं, जो भी ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं, जो भी बिलीव्स हैं, जो भी एटीट्यूड्स हैं, विचार हैं, या जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और उनके इफ़ेक्ट और जो भी एटीट्यूड्स हैं उनका अध्ययन करता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, यह ऐसा अनुसंधान है जो मूलतः बेसिकली फंडामेंटली वर्तमान से संबंध रखता है, यानी प्रेजेंट से, ना तो पास्ट से ना तो फ्यूचर से। और इसका क्या काम है, यह अतीत की घटनाओं, यानी कि पास्ट में जो इवेंट हुए हैं, एक्सपीरियंसेस, और उनके इफ़ेक्ट्स के रिस्पेक्ट में जो प्रेजेंट के इवेंट्स हैं, प्रेजेंट्स के फेनामेना हैं, प्रेजेंट्स की कंडीशंस हैं, उनको क्लैरिफाई करता है। लेकिन ये केवल क्या काम करता है, जो पास्ट के एविडेंस हैं, जो पास्ट के आपका जो पास्ट की प्रवृत्तियां हैं, या जो पास्ट के घटनाएं हैं, उनके बारे में उसको प्रेजेंट से कोरिलेट करते हुए केवल उनको क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है। अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं, इट इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट ऑल्दो इट ऑफन कंसिडर्स पास्ट इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस एज दे रिलेट टू करंट कंडीशंस। वही जो अभी बात कही कि पास्ट के इवेंट्स को कोरिलेट करता है किससे, प्रेजेंट की कंडीशंस से, और उसका क्लैरिफिकेशन देता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, यह मूलतः वर्तमान से संबंध रखता है तथा अतीत की घटनाओं, अनुभवों तथा प्रभावों के सापेक्ष यह वर्तमान घटनाओं
घटनाक्रमों व परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। वही जो अभी बात कही वही लिखा है। तो अगर हम बात करें कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, व्यापक पद है। और अगर हम बहुत ही गहनता से डीपली जाएं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ क्वालिटेटिव नेचर भी उसका होता है, कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च वर्क्स भी इसमें आ जाते हैं। अब अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स, प्रकार की बात करें वर्णनात्मक अनुसंधान की, तो पहला है सर्वे रिसर्च, सर्वेक्षण शोध। दूसरा है आपका कोरिलेशनल रिसर्च, सहसंबंधात्मक शोध या अनुसंधान। तीसरा है आपका कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, या फिर हम इसका जो बहुचर्चित नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को हम लोग कारण तुलना अनुसंधान या फिर घटनोत्तर अनुसंधान भी कह सकते हैं। घटनोत्तर, घटनोत्तर का मतलब घटना के घटने के बाद, यानी कोई इवेंट अकर हो चुका है, रिसेंटली अकर हुआ है, वो है घटनोत्तर, यानी घटना के अकर होने के बाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब देखिए आगे क्या है। तो अगर रफली बात करें तो हमने क्या देखा कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है 3 टाइप्स का है, सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च क्या है, वही सहसंबंध बताता है 2 वेरिएबल्स के बीच में, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कोई इवेंट अभी रिसेंटली अकर हुआ है उसके बारे में रिसर्च करता है। अब देखिए आगे क्या है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्रकृति एवं विशेषताएं, किसकी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की प्रकृति और विशेषताएं। तो जैसा कि बात करें, देखिए पहला लिख रखा है, पहली विशेषता इसकी क्या है, यह चरों अथवा समूह के मध्य विद्यमान संबंधों को बताता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का क्या काम है, यह चरों का मतलब वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंजेबल इन नेचर, मतलब नेचर में परिवर्तनीय होते हैं, जिनका स्वरूप बदलता रहता है, और जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, या फैक्टर्स। तो जब वेरिएबल्स टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा कि वेरिएबल्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या लिखा है। यह चरों अथवा समूहों के मध्य विद्यमान संबंधों को बताता है, यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, वेरिएबल्स एंड ग्रुप्स के बीच के रिलेशनशिप को, प्रेजेंट रिलेशनशिप्स को, इट टेल्स द प्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, बिटवीन और अमंग वेरिएबल्स एंड ग्रुप्स। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स, और क्या, द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज दैट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब उन सारे वेरिएबल्स, उन सारे हाइपोथेसिस और जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल्स और थ्योरीज की जांच करता है, परीक्षण करता है, जो कि यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। यानी कि और क्या विशेषताएं हैं, देखिए, परिकल्पनाओं का परीक्षण, सामान्यीकरण, सिद्धांतों और नियमों को प्रतिपादित करता है जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की और क्या विशेषता है, यह मानव ज्ञान में वृद्धि करता है। अब देखिए एक चीज समझिए क्या है, कोई भी रिसर्च हो, किसी भी टाइप का रिसर्च हो, बाय डिफॉल्ट उसका काम क्या है, इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द ह्यूमंस या ह्यूमन बीइंग,
यानी कि मानवों के ज्ञान में वृद्धि करने का क्या उद्देश्य, किसका उद्देश्य है? रिसर्च का, अनुसंधान का मेन उद्देश्य यही है कि मानव के ज्ञान का क्या होता है? वृद्धि होती है। और रिसर्च का लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब क्या है? सर्च अगेन एंड अगेन। अब देखिए आगे क्या है, इसमें शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर है चरों को मैनिपुलेट नहीं करता है या घटाता बढ़ाता नहीं है। यानी कि देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस टाइप के रिसर्च में वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। तो कौन सा रिसर्च होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में मैनिपुलेशन का मतलब आप चरों में घटाव बढ़ाव नहीं कर सकते अपनी तरफ से, मैनिपुलेशन अलाउ नहीं है। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, रिसर्चर मैनिपुलेशन नहीं करता है। अगर अब बात करें तो क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट टू एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर डजेंट मैनिपुलेट द वेरिएबल। रिसर्चर वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करता है। डिसाइड हु रिसीव्स द ट्रीटमेंट और अरेंज फॉर इवेंट्स टू हैपन। In fact, the events that are observed and described would have happened even if there had been no observation or analysis. यानी कि क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑल्सो इन्वॉल्व्स इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड मे बी रिलेटेड टू प्रेजेंट कंडीशन। यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग वो इवेंट्स को भी ले सकते हैं जो पहले का घटित हो चुका है और जिसका जो संबंध है किससे है? हमारे प्रेजेंट कंडीशंस से है, यानी प्रेजेंट सिचुएशन से है। अब देखिए आगे क्या है, यानी कि कुल मिला के क्या समझ में आया कि वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते हैं किसमें? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। अब देखिए अगला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, इसमें लॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। लॉजिकल मेथड्स आपको याद होगा, लास्ट क्लास में बता भी चुका हूँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम किसका यूज़ करते हैं? इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, यानी आगमन और निगमन तर्क का। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बताया ही था। इंडक्टिव में क्या है? एग्जाम्पल टू रूल की ओर चलते हैं और डिडक्टिव में रूल्स टू एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगर हम आगे बात करें तो क्या है, जैसा कि देखिए जॉन डब्ल्यू बेस्ट भी कहते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है? किसी परिस्थिति की उस दिशा व प्रकृति के अध्ययन की ओर आवृत होता है जैसी वह अध्ययन के समय मौजूद है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य चरों के बीच विद्यमान संबंधों को ज्ञात करते हैं, यानी कि वही टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। जॉन डब्ल्यू बेस्ट भी यही कहते हैं। और सिद्धांतों व नियमों का प्रतिपादन भी करते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग रैंडमाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, यानी सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रैंडमाइजेशन मेथड, यादृच्छिकरण। अब यादृच्छिकरण का मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई सैंपल या प्रतिदर्श सेलेक्ट करते हैं, सैंपल या प्रतिदर्श भी कहते हैं इसे, तो सैंपल्स में प्रत्येक सैंपल के सेलेक्ट होने और रिजेक्ट होने के जो चांसेस हैं, सिलेक्शन और रिजेक्शन के, वो इक्वल होने चाहिए। यानी क्या है? द सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ द सैंपल्स इज इक्वल, यानी कि सबको एक समान मौका मिलना चाहिए चुने जाने का और रिजेक्ट होने का। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉइन आपने उछाला, तो उसके हेड या टेल आने का चांस क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, कॉइन में दो ही फेस होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि टोटल कितने आउटकम्स हैं? 2 परिणाम आ सकते हैं और दोनों में से कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है।
यानी चांसेस क्या हैं, 50-50% चांसेस हैं दोनों के, और ये इक्वल चांसेस हैं। द इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, यानी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इस तरीके से अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता टोटल 1 माने सिक्कों की, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सिक्के के हेड और टेल आने की जो प्रायिकता है हाफ होगी, यानी 1/2 1/2 दोनों की। तो ये देखिए क्या है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन, यही है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सैम्पलिंग मेथड, रैंडमाइजेशन मेथड यूज़ किया जाता है। अब अगला आपका क्या है, देखिए अगला है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी वैधता, एंड एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज़ करते समय रिसर्चर हमेशा किस चीज़ का ध्यान देता है कि उस रिसर्च प्रोसेस की ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है कि उसके जो निष्कर्ष आए हैं उसमें केवल एक ही फाइनल आंसर हो उसका। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए उसमें 4 ऑप्शन है। अब उन चारों ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन सही होता है उस क्वेश्चन का, और कोई आंसर सही नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। केवल और केवल एकमात्र निष्कर्ष उसका हो जो कि वैलिड हो, जनरलाइज किया जा सके, ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। जैसा कि लास्ट क्लास में रिलायबिलिटी के बारे में थोड़ा सा जाना भी था कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, विश्वसनीयता, यानी जो इंटर कोरिलेशन है या नहीं आइटम्स के बीच में, यानी चरों के बीच में अंतर संबंध है या नहीं है, कोरिलेशन है या नहीं है, ये रिलायबिलिटी का बात हो गई। वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी क्या है कि जिस पर्पस से आपने किसी परीक्षण का निर्माण किया है, किसी टूल्स या टेस्ट का निर्माण किया है, क्या वो उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा था कि घड़ी का काम है समय बताना, अब वही घड़ी समय बताने की जगह टेम्परेचर बताने लगे तो ये क्या कहलाएगी, इनवैलिड। और रिलायबिलिटी क्या है, वही घड़ी आज भी वही समय बता रही है, 7 अगर बज रहे हैं तो 7 ही बजा रही है, 10 दिन बाद भी वही समय बता रही है, 14 दिन बाद भी वही समय बता रही है, 12 घंटे का। तो ये क्या है, रिलायबल है। अब देखिए अगला क्या है, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो भी रिसर्चर है वो नीड के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी अध्ययन के अकॉर्डिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करता है। मीन, मीडियन, मोड है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, जेड टेस्ट है, सी स्टेनाइन है, प्रोडक्ट मोमेंट है, मतलब जो भी इसको रिलायबल लगे या जो भी अप्रोप्रिएट लगे उस मेथड का अपने रिसर्च प्रोसेस में यूज़ कर सकता है। तो अब आगे हम अगर लोग बात करें तो क्या है, देखिए यह स्वाभाविक पृष्ठभूमि में विभिन्न घटनाक्रमों का इन्वेंशन करता है। इनोवेशन करता है, अन्वेषण करता है या इन्वेंशन करता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का और क्या काम है, देखिए इसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है, ना लगभग ना के बराबर होती है। यानी कि आर्टिफिशियलिटी ना के बराबर का मतलब जो भी रिसर्च कंडक्ट किया जाता है, जो भी रिसर्च प्रोसेस, वो नेचुरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है जो इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, नेचुरल हो गया। तो क्या लिखा है, यह नेचुरल बैकग्राउंड में विभिन्न घटनाक्रमों या फेनोमेना का इन्वेंशन करता है। यानी कि यह स्वाभाविक पृष्ठभूमि पर ही क्या करता है, घटनाक्रमों का इन्वेंशन करता है। अब देखिए आगे क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स और नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि इसमें नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल होते हैं। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स को हम और क्या कह सकते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग नॉन मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। यानी कि वेरिएबल्स को इसमें रिसर्चर क्या है, मैनिपुलेट
नहीं करता है। तो जब वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखिए आगे क्या है। अब आगे हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को मैनिपुलेट करने या उनमें कोई व्यवधान डालने या उनमें कोई परिवर्तन करने का तनिक भी इच्छुक नहीं होता है। कौन? रिसर्चर। यानी कि अब इससे फ़ायदा देखिए क्या होता है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो चरों के बीच, जो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप है, उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको खोज कर क्या करता है, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। अब आगे देखिए क्या है। हमको शुरुआत में तो ये लगता है कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो बहुत ही इजी है, लेकिन रियल में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इजी नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन अगर रिसर्चर जो है बहुत ढेर सारे फैक्टर्स और जो मेन चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखता है, सावधानी बरतता है और सिद्धांतों का पालन करता है, तो इस डिफ़िकल्टी से वो बच सकता है। अब आगे बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्णनात्मक रिसर्च है ये बताता है आपका कि वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है, यानी व्हाट इज, यानी ये इस चीज का आंसर देता है कि व्हाट इज। दूसरा, हाउ इट गेट, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाउ कैन वी गेट, या हाउ कैन वी गेट, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या बताता है कि व्हाट वांट, क्या चाहते हैं, यानी कि क्या है, क्या चाहते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास हम किसके अंतर्गत करते हैं? हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो क्या कह सकते हैं, इसके जो स्टेप्स की बात करें तो इससे पहले ये देख लीजिए कि अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या है। यह चरों के संबंधों के विश्लेषण के द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी वही द आइडेंटिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड एनालिसिस द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड या गेट आंसर्स। यानी कि क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सीक्स टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चन थ्रू द एनालिसिस ऑफ वेरिएबल रिलेशनशिप्स, ये भी कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके स्टेप्स क्या हैं, तो स्टेप्स सेम वही हैं जो रिसर्च के कॉमन स्टेप्स हैं। वही क्या, जैसे सबसे पहले हम क्या करते थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन एंड वेल डिफाइन प्रॉब्लम, फिर वही रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक कौन सा यूज़ करेंगे, उसका सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, उसके बाद एनालिसिस के बाद आपका कंक्लूजन था। इस तरीके से जो भी स्टेप्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे, सेम वही स्टेप्स यहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए क्या है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है कि अगर किसी भी रिसर्चर को वैलिड और रिलायबल इंफॉर्मेशंस चाहिए तो वो हमेशा किस चीज़ को प्रीफर करे, स्टैंडर्ड टूल्स को ही यूज़ करे। अगर आपको रिलायबल और वैलिड रिजल्ट चाहिए तो किसको प्रीफर करना है, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मेथड्स को। जो भी आइटम एनालिसिस आप कर रहे हैं, जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी को प्रेफरेंस देना चाहिए, रिलायबिलिटी को प्रेफरेंस देना चाहिए, वैलिडिटी को प्रेफरेंस देना चाहिए। इसलिए मान लीजिए आप एज अ रिसर्चर कोई टूल भी डेवलप कर रहे हैं, अगर आप कोई टूल भी डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका आइटम एनालिसिस जरूर करिए, पद विश्लेषण, और आइटम एनालिसिस के बाद उसकी रिलायबिलिटी टूल की,
और वैलिडिटी, उसको भी इंश्योर करना ना भूलें। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि जैसा कि स्टेप्स की बात की तो वही समस्या की परिस्थिति की विवेचना करना, अनुसंधान प्रश्नों तथा समस्या का निर्धारण करना, उसके बाद यानी कि वही प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद तर्क धारू की विवेचना करना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना, सैंपल सेलेक्ट करना और टूल्स का सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन और उसके बाद अल्टीमेटली निष्कर्ष पर पहुंच जाना। अब देखिए आगे क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जैसा कि हम लोगों ने देखा क्या था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक तरीके का ऐसा रिसर्च है, ऐसा अनुसंधान है जो कि इस बात का पता लगाता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशंस चल रही हैं, जो घटनाएं चल रही हैं वह क्या हैं, उनके चरों के बीच का रिलेशनशिप्स क्या है, जो जनरलाइजेशन है, जो प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, उनके बारे में पता लगाता है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जैसे हम लोगों ने टाइप्स भी पढ़े थे, तो एक था सोशल रिसर्च या सर्वे रिसर्च था, दूसरा था कोरिलेशनल रिसर्च और तीसरा था एक्स पोस्ट फैक्टो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोरिलेशनल रिसर्च क्या है। तो देखिए जैसा कि शुरुआत में ही बात की थी कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या है, एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है। बस इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। कोरिलेशनल रिसर्च में कोरिलेशनल रिसर्च करता क्या है, केवल स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप या कोरिलेशन बताता है इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी वेरिएबल्स के बीच में कितने डिग्री का कोरिलेशन है। मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो इनके बीच क्या कोरिलेशन है, ये कौन डिफाइन करता है, कोरिलेशनल रिसर्च। तो जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें, अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में ही कोई एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए लेते हैं कि इस समय देखिए कोविड-19 एपिडेमिक चल रहा है और बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो कोई रिसर्चर इस बात की रिसर्च करना चाहता है कि ये जो कोविड-19 है इसका लोगों पर या लोगों की लाइफ स्टाइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यानी कि कोविड-19 के दौरान भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, यानी कि टू स्टडी पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। अब हम बात करें कोविड-19 का अध्ययन क्या है, तो यानी इस तरीके से क्या है कि ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जांपल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशंस को हैंडल कर रहा है, उसकी स्टडी करने की बात कर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वही कोविड-19 जो कि 3 महीने से चला आ रहा है। तो अगर कोई रिसर्चर इस पर स्टडी करना चाहता है तो ये हम क्या कहेंगे कि वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना चाह रहा है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी अगर किसी रिसर्चर ने ये सोचा कि जो डेली लाइफ है, यानी कि जो डेली लाइफ है, अब उसमें देखिए कई वेरिएबल्स हैं, कई फैक्टर्स हैं। अब डेली लाइफ में जैसे मान लीजिए कुछ वेरिएबल्स जैसे उसकी स्कूल या कॉलेज या ऑफिस, मान लीजिए स्कूल कॉलेज या ऑफिस लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 की वजह से, उसके ईटिंग स्टाइल्स पे, यानी ईटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है या पड़ा। तीसरा हम कह सकते हैं उसका हाइजीन मतलब वो कितनी स्वच्छता से रह रहा है, स्वच्छता पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या संबंध हुआ। तो इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास 3-4 वेरिएबल आ गए हैं। जैसे एक वेरिएबल हो गया कोविड-19, दूसरा वेरिएबल क्या है,
आपका हो गया हाइजीन। तीसरा स्कूल, कॉलेज या ऑफिस। एक तरीके से कह लीजिए, ये तो 3 वेरिएबल ऑलरेडी हो गए। और हम कह सकते हैं ईटिंग, यानी अगर रिसर्चर कोरिलेशन निकालना चाहेगा तो इसमें कई कोरिलेशन निकाल सकता है कि क्या कोविड-19 और हाइजीन के बीच कोई सहसंबंध स्थापित हुआ है। अब सहसंबंध का मतलब क्या है कि देखिए, सहसंबंध या कोरिलेशन का जो पॉइंट वैल्यू होती है या +1 से लेकर -1 तक होती है। +1 का मतलब होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 का मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, या एक वेरिएबल के घटने से दूसरा वेरिएबल भी घट रहा है। यानी कि जब दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ें या एक साथ घटें, तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि इसको सिंपल से एग्जांपल से ऐसे समझिए कि जैसे जैसे कोरोना महामारी का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे आप उतने ही ज़्यादा स्वच्छता से रहने लगे। यानी कि जब शुरुआत में कोविड-19 इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, मार्च के शुरुआती दौर में, तो उस समय आपने हाइजीन को उतने गहरे से नहीं लिया था। यानी कोविड-19 का इम्पैक्ट कम था, तो आप उस समय दिन में केवल एक बार ही हाथ धोते होंगे, हैंड वॉश करते होंगे। फिर जैसे जैसे मार्च का फर्स्ट वीक बीता, सेकेंड वीक बीता, तो कोविड-19 के जैसे जैसे केसेस बढ़ते चले गए, यानी जैसे जैसे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो हाइजीन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले आप एक ही टाइम हाथ धोना सफिशिएंट समझते थे। अब आप क्या है, जब भी बाहर जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, तो बाहर से वापस आने के बाद आप तब हाथ धोते हैं, या कहिए आप नहा भी लेते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है हाइजीन की, हाथ धोने की या नहाने की, साफ सफाई से रहने की, वो क्या है, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कोविड-19 के प्रकोप की वजह से। कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा, केसेस बढ़े, तो आपका ऑटोमेटिक हाइजीन की जो आदत है वो इंक्रीज हो गई। यह है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब अगर निगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो इसका जस्ट वाइस वर्सा कर लीजिए कि केसेस कम थे तो आप उतना हाइजीन भी कम थे। हो सकता है आप नहाते भी ना हो सकता है आप एक बार ज़रूर नहाते हो सकता है आप एक बार हाथ धोते हो सकता है आप 4 बार हाथ धोते हो। तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। अब निगेटिव कोरिलेशन क्या है? निगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घटता है, यानी एक प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जैसे आप स्मोकिंग का रेट बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में, वैसे वैसे आपका जो लाइफ टाइम है वो डिक्रीज होता चला जाता है। यानी कि क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आप नशा करेंगे, जीवन में नशे की संख्या बढ़ाएंगे, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, मतलब जितना ज़्यादा आप नशा करेंगे, आपका जो लाइफ टाइम है, लाइफ पीरियड है, उतना ही कम होता चला जाएगा। यानी ये क्या है, एक निगेटिव रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। तो देखिए कोरिलेशन यही है कि 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप हम किससे फाइंड करते हैं? बीच के रिलेशनशिप का मतलब कितने डिग्री की रिलेशनशिप है, डिग्री का मतलब हायर है या लोअर है, इस बात का पता हम किससे करते हैं? कोरिलेशनल रिसर्च से करते हैं। इस बात का पता हम किससे करते हैं? कोरिलेशनल रिसर्च से। तो देखिए लिख भी रखा है कि यह नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। इट टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग वेरिएबल्स। ये रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच? बिटवीन और अमंग द वेरिएबल्स। अब
अगर हम बात करें कि कोरिलेशन को बेसिकली हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं, तो कोरिलेशन को हम लोग स्मॉल r से डिफाइन करते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा, जो कोरिलेशन की वैल्यू है कभी भी +1 और -1 से बियॉन्ड नहीं हो सकती। यानी कि 0.36 0.46 पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि +91 है और -94 है, तो हायर ऑर्डर का कोरिलेशन कौन सा है? प्लस माइनस से मतलब नहीं है, केवल प्लस माइनस तो केवल आपका डायरेक्शन शो करता है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब जो नंबर लिख रखा है, तो नंबर किसका ज़्यादा है? 94 का। तो हाईएस्ट डिग्री का कोरिलेशन कौन सा है? -0.94। ठीक है, तो कोरिलेशनल रिसर्च सिंपल सा बस इतना ही है कि दो चरों या दो से अधिक चरों के बीच का सहसंबंध बताता है कि कितने डिग्री का सहसंबंध है, कितने डिग्री का नहीं है, वीकेस्ट कोरिलेशन है या स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये किसका पार्ट है? ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है। अब अगर हम बात करें टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन टूल की बात करें तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किन किन टूल्स का यूज़ करते हैं? तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन विधि, क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली का यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट परीक्षण बना सकते हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार, एप्टीट्यूड स्केल अभिवृत्ति मापनी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किसमें? टूल्स के तौर पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को परफॉर्म करते समय। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है कि ये प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड है और प्रेजेंट कंडीशंस को एनालाइज करता है, उसके क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को, जनरलाइजेशंस को की जांच करता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अगर हम ओवरऑल बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।